सभी को नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे भारत के राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 4 जिसका नाम है सामाजिक न्याय। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेम के बहुत से रंग होते हैं, उनकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं, फिर भी हम अपनी अंतर्दृष्टि से यह समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब है। उसी तरह न्याय के बारे में भी हमारी एक सहानुभूत समझ होती है। हालांकि हो सकता है कि हम अपनी ठीक ठीक परिभाषा नहीं दे सकें। इस मायने में भी न्याय भी बहुत हद तक प्रेम जैसा ही है। इसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थकों के भाव प्रवण अनुक्रियाएं पैदा करते हैं, और जैसे प्रेम को वैसे ही न्याय को भी कोई बुरा नहीं कहता। प्रत्येक इंसान अपने लिए और बहुत कुछ हद तक बाकियों के लिए भी न्याय चाहता है, लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर भी है। प्रेम उन लोगों से हमारे रिश्तों का एक पहलू है जिनसे हम अच्छी तरह जानते हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियम और तरीकों से होता है, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए न्याय के प्रश्न राजनीति का केंद्रीय महत्व की चीज है। ठीक है, इस अध्याय में पढ़ने के बाद सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़े निम्न मुद्दों के समझने में हम सक्षम होंगे। पहली बात कि आप न्याय के उन सिद्धांतों को पहचान सकेंगे जो अलग अलग समाज और अलग अलग समय में सामने रखे गए। आप समझ सकेंगे कि विचारणात्मक न्याय क्या है। ठीक है, वितरणात्मक न्याय क्या है। हम राल्स के तर्क की चर्चा करेंगे। निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हित में होता है और उसके तार्किक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्याय क्या है। ठीक है, व्हाट इज जस्टिस। तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ा है, भले ही उन्हें हम अवधारणा की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की हो। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। ठीक है, तो चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का तर्क था कि गलत करने वाले को दंडित करना और भले लोगों को पुरस्कृत करना राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। ईसा पूर्व 4वीं सदी में एथेंस यूनान में प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों पर चर्चा की है। सुकरात और उनके युवा मित्रों ग्लाउकन और एडिमंटस के बीच लंबी वार्ता के जरिए प्लूटो ने दिखाया है कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। उन नौजवानों से सुकरात ने पूछा कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। उनका आकलन क्या था कि जो अन्यायी हैं वे न्यायी लोगों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून तोड़ते मरोड़ते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं और झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, वे अक्सर उन सभी लोगों के साथ ज़्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। आपने आज भी ऐसे लोगों को ऐसी भावना व्यक्त करते हुए सुना होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी बात तो नहीं है जो समझाने की बात है। आपको पता ही है कि प्राचीन भारत में सभी लोग कहते थे कि वही राजा सबसे न्यायिक राजा है जो न्याय करे अपने जनता के साथ में, अपनी प्रजा के साथ में। फिर वही बात यहाँ कही जा रही है कि जो लोग चोरी लूट घसोट या धोखाधड़ी करते हैं वो लोग आज समाज में बड़े अच्छे रुतबे पे और बहुत अच्छे पद पे हैं और बहुत अच्छे सामाजिक जीवन जी रहे हैं, और जो लोग न्याय कर रहे हैं, जो सही हैं, वो लोग बहुत दुखी हैं और परेशान हैं, भावनाएं व्यक्त करते, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, सुकरात ने उन नौजवानों का याद दिलाया कि यदि हम कोई अन्यायी हो जाएं, यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी। ठीक है, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और इससे संभव है कि सबको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमारा दीर्घकालीन हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें और न्यायी बने। सुकरात ने स्पष्ट किया कि हमें न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है ताकि हम यह देख सकें कि न्यायसंगत होना क्या महत्वपूर्ण है।
उन्होंने बताया कि न्याय का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हम अपने मित्रों का भला करें और दुश्मनों का नुकसान करें, अपने हितों के पीछे लगे रहें। ठीक है, न्याय के तमाम लोगों की भलाई निहित रहती है। जैसे एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, उसी तरह न्याय संगत शासक या सरकार को भी जनता की भलाई के लिए चिंता करनी चाहिए। जनता की भलाई की सुनिश्चितता में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है। यह विचार कि न्याय में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है, आज भी न्याय की हमारी समझ का महत्वपूर्ण अंग बना हुआ। बहरहाल प्लेटो के ज़माने की तुलना में आज यह समझ जरूर बदली है कि किसी व्यक्ति का प्राप्य क्या है, यानी वह क्या पाने का अधिकारी है। ठीक है, अधिकारी है। आज न्याय की हमारी समझ इस गहरे से समझ से जुड़ गई है कि मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का अपना प्राप्य क्या है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है, यानी कि उसकी डिग्निटी होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उसमें से हर एक का प्राप्य यह होगा कि उसे उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हों। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। ठीक है, न्याय के लिए जरूरी क्या है कि जब हम सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखेंगे तो उन व्यक्तियों को समुचित और बराबर की जो जरूरत है उसको बराबर की अहमियत दें। ठीक है, समान लोगों के प्रति बर्ताव। ठीक है, तो समान लोगों के लिए बर्ताव क्या है, ये कह रहे हैं कि हालांकि आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है, लेकिन यह निर्णय करना आसान नहीं कि हर व्यक्ति को अपना प्राप्य कैसे दिया जाए। इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए हैं। उनमें से एक है समकक्षा के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों को कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल हैं। इनमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसर के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। ये अधिकार व्यक्तियों को राज प्रक्रियाओं से भागीदारी बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखिए, आज कह रहे हैं कि आज सभी जो भी नागरिक है भारत का, वो सभी नागरिक एक जैसे समान हैं और उनको स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार भी समान ही दिए गए हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर जैसा हम लोगों को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें लोकतंत्र के द्वारा ही जनमत का चुनाव किया जाता है और हम लोग अपने नेता को चुनते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये क्या कह रहे हैं कि समान अवसरों का उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार है, यानी कि वोट देने का अधिकार है, जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल हैं। ये अधिकार व्यक्तियों को राज प्रक्रिया में भागीदारी बनाते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि राज प्रक्रिया में भागीदारी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी लोग अपना वोट दे करके, मत दे करके किसी एक व्यक्ति को अपना नेता चुन करके उसको राज प्रक्रिया में, लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल करवाते हैं। ठीक है, समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि उनके साथ वो किस समुदाय से, इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये है कि वो उनका क्रियाकलाप कैसा है, कार्यकलाप कैसा है, वो काम करने की शैली कैसी है। ठीक है, इसलिए अन्य भिन्न जातियों में के दो व्यक्ति एक ही काम करते हैं, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो या पिज्जा बांटने का, उनके साथ पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ठीक है, यदि किसी काम के लिए एक व्यक्ति को 100 रुपये और दूसरे रुपये को 75 रुपये सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे भिन्न भिन्न जातियों के हैं, तो यह अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। इस तरह यदि स्कूल में कुछ शिक्षक को महिला शिक्षक से ज़्यादा वेतन मिलता है, ठीक है, कुछ स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से ज़्यादा वेतन मिलता है, तो यह फर्क भी नाजायज और गलत होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, ये सही कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपको न्याय देना है तो किसी के जाति, वंश, धर्म या लिंग समुदाय के आधार पर आप उसको जाति का न्याय नहीं दे सकते हैं। आपको सबको समान देखना होगा। जो पुरुष और महिला के यहाँ समानता की बात हो रही है कि अगर जितना वेतन पुरुष को मिल रहा है उतना ही वेतन महिला को दिया जाए। ठीक है, फिर यहाँ तो पहले वाली लाइन में देखिए छूटा हुआ है, ये कहते हैं कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है और दुष्टता झेलना बुरा। ठीक है, लेकिन यह भी कि भलाई की तुलना में दुष्टता बड़ी है और इसलिए जब लोग अन्याय करने और झेलने दोनों का अनुभव प्राप्त करते हैं, जब वे किसी एक से बचने और दूसरे को पाने में सफल नहीं होते हैं, तब वो सोचते हैं कि दोनों में से कुछ भी न होने के कारण आपस में समझौता करना बेहतर होता है। यहाँ से कानून और आपसी
प्रसंविधाएं बनती हैं और जो कुछ कानून के द्वारा किया जाता है उसे ही कानून सम्मत और न्यायोचित कहा जाता है। ठीक है, सुकरात से ग्लाउकन ने ये बात कहा द रिपब्लिकन में। ठीक है, द रिपब्लिक में। तो इस तरीके से अब पढ़ते हैं हम लोग न्यायिक समानुपात क्या है। बहरहाल समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ पे समान बर्ताव अन्याय होगा। मसलन अगर आपके स्कूल में यह फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएंगे क्योंकि एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सबने एक ही परीक्षा दी है, तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ आप ज़्यादा उचित समझेंगे कि छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिका की गुणवत्ता और संभव हो तो उसके लिए द्वारा किए गए प्रयास के अनुसार अंक दिए जाएं। ठीक है, सीधी सी बात है। ये कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया सबके लिए समान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिस्थितियों के हिसाब से न्याय होता है। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, 5 के बच्चे सभी लोग तो पेपर दिए लेकिन सबको बराबर अंक क्यों नहीं मिला? तो वो बात समझा रहा है ये कि मतलब ये यहाँ पे न्याय की बात क्या होगी कि अकॉर्डिंग टू उसका जो आंसर पेपर होगा ना, जिसपे उत्तर पुस्तिका होगी, जिसपे बच्चे ने लिखा होगा, तो उसके अनुसार उसको अंक दिया जाए। ठीक है, दूसरे शब्दों में सबके लिए समान अधिकार की दौड़ में एक ही शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मामले को न्याय का मतलब होता है कि लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और अर्हता के अनुपात में पुरस्कृत करना। ठीक है, उनके प्रयास के पैमाने कितने हैं, ठीक है, उसने प्रयास कितना किया। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि यूँ तो लोगों को समान काम का समान दाम मिलना चाहिए, लेकिन किसी काम के लिए वांछित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे आदि कारकों के ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग परिश्रम का निर्धारण उचित है और न्यायसंगत होगा। ठीक है, ये बात जो कह रहा है ना कि उनकी वांछित मेहनत, उनका कौशल यानी कि उनके काम करने का स्किल्स कैसा है, ठीक है, वर्किंग स्किल्स कैसा है, स्किल्ड पीपल कैसे हैं वो, और संभावित खतरे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, खतरे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मतलब एक उदाहरण के तौर पे आप देखो कि जो बिल्डिंगों की पेंटिंग होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को पेंटिंग झूले पे लटक करके लोग करते हैं, तो उनके जो मतलब वेतन होता है वो सामान्य वर्कर से ज़्यादा होता है। ठीक है, संभावित खतरों के आधार पे। या फिर जो 11,000-33,000 वोल्ट की लाइट को जो मतलब काम करते हैं, उनका भी वेतन अलग होता है, थोड़ा सा खतरा वाला काम होता है तो उनको ज़्यादा वेतन मिलता है। तो यहाँ वो बात कह रहे हैं। ठीक है, यह उचित और न्यायसंगत होगा। ठीक है, अगर हम मानदंडों का इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे कि हमारे समाज में कुछ कामगार तबके को ऐसे सरकार कारकों के मद्देनजर निर्धारित पारिश्रमिक नहीं मिलता। उदाहरण के लिए खनिकों के कुशल कारीगरों को और पुलिस कर्मियों जैसे कभी कभी खतरनाक ऐसे सामाजिक रूप में उपयोगी पेशों में लगे लोगों को सदैव वह बराबर पारिश्रमिक नहीं मिलता जो समाज के कुछ अन्य लोगों को कानून वाली कमाई की तुलना में न्यायोचित हो। ठीक है, समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपातिकता के सिद्धांत के साथ संतुलन बैठाने की जरूरत है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू परिस्थितियाँ ये बात कर रहे हैं। न्याय के जिस तीसरे सिद्धांत को हम समाज के लिए न्याय मान्य करते हैं वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है। इसमें सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। समाज के सदस्यों के रूप में लोगों को बुनियादी हैसियत और अधिकारों के लिहाज से न्याय के लिए यह जरूरी हो सकता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, लेकिन लोगों के बीच में भेदभाव न करना और उनको मेहनत के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक देना भी एक सुनिश्चित करने की यह शायद पर्याप्त न हो कि समाज में उनके जीवन के अन्य संदर्भों में भी लोगों का समानता का उपभोग करें। यह समाज समग्र रूप से न्यायपूर्ण हो। लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने का सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत की अनिवार्यता खंडित नहीं बल्कि उसका विस्तार ही करता है, क्योंकि समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत में यह अंतर्निहित है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों के समान नहीं हैं उनके साथ भिन्न भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है जिसकी जैसी पात्रता होगी, जिसका जैसा मतलब कुशलता होगी, उनका उस हिसाब से उनके अलग अलग ढंग से बर्ताव किया जाए। ठीक है, विशेष जरूरतों या विकलांग लोगों को कुछ खास मामले में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है, लेकिन इस पर सहमति होना आसान नहीं होता कि लोगों को विशेष सहायता के लिए उनकी किन असमानताओं को मान्यता दी जाए। शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँच न होना कुछ
ऐसे कारक हैं जिनके कारण देश में अनेक विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है। यह माना जाता है कि जीवन यापन और अवसरों से बहुत ऊंचे स्तर का उपभोग करने वाले और उत्पादक जिंदगी जीने के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों को हर मामले में बिल्कुल कुछ ऐसा बर्ताव करने का परिणाम समतावादी और न्यायपूर्ण नहीं है, बल्कि एक असमान समाज होगा जिसमें देश के आमतौर पर देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी अन्य सुविधाओं का पहुंच का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा है। इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि आरक्षण का प्रावधान क्यों है, और अगर है तो मतलब इसके मानक दंड क्या है। इनके कहने का मतलब ये है बाबू, जब उसको शुरू से ही मूलभूत जो उसकी बुनियादी मतलब जो उसकी बुनियादी चीज़ें थी ना, रोटी कपड़ा और मकान, वो चीज़ें उसके पास नहीं थी, उसके पास खाने के साधन नहीं थे, उसके पास पढ़ने के साधन नहीं थे। ठीक है, एसटी मतलब आप समझ ही रहे हैं कि मतलब अनुसूचित जनजातियाँ, जो जनजातीय क्षेत्र थे, उनके पास वो बहुत दिन संसाधनों से दूर रहे तो उनको कुछ आरक्षण देने का बनता है। ठीक है, आरक्षण देना तो बनता है, चूँकि वो भी उठ के आएंगे समाज के एक निचले तबके में से जो जुड़े हुए हैं, वो उछले तबके में आएंगे। ठीक है, उच्च स्तर पे उनका जीवन स्तर होगा। यहाँ हो गया आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, आगे आते हैं न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बहस से। न्याय के उचित सिद्धांतों न्याय के विभिन्न सिद्धांतों पर हमारी बहस से यह संकेत दिया है कि सरकार कभी कभी न्याय के उपरोक्त तीन सिद्धांत समकक्षों के समान बर्ताव, लोगों के मिलने वाले लाभों को तय करने के समय विभिन्न प्रयास तथा कौशलों को मान्यता देना और जरूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों का प्रावधान, ये भी सामंजस्य बिठाने की कठिनाई महसूस कर सकती है। समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के कारण के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ठीक है, कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ठीक है, सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति कहेगा यार कि मैं इतना योग्य था, मुझे भी इतना मिला, और वो उतना ही वो मुझसे अयोग्य था, उसको इतना मिला, तो वहाँ पे क्या करें, प्रतिफल खड़ा हो सकता है। ठीक है, वाद विवाद का प्रतिफल खड़ा हो सकता है। योग्यता को पुरस्कृत करने और न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा कि हाशिए पर खड़े तबके कई क्षेत्रों से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि अगर अच्छे पोषाहार, अच्छी शिक्षा और जैसी सुविधाएं उनकी पहुंच नहीं हो पाती है, तो देश के विभिन्न समूह भिन्न भिन्न नीतियों की तरफदारी कर सकते हैं। तो इस पर निर्भर करता है कि वे न्याय के किस सिद्धांत पर बल दें। ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इसी को बोलते हैं, सामंजस्य को। ठीक है, दो लोगों के बीच में सहमति कैसे बनाई जाए। ठीक है, डिप्लोमेटिक होना है, दोनों लोगों को सहमत करना, उसी को कहते हैं सामंजस्य। ठीक है, तो बाबू यहाँ इनके कहने का मतलब ये है ना कि देखिए, अगर किसी के पास, वही मैंने कहा ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो यहाँ सीधे लिखा हुआ है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, हाशिए पर खड़े तबके के क्षेत्र से में वंचित रह जाएंगे, क्योंकि अच्छे पोषाहार यानी कि भोजन, अच्छी शिक्षा और जैसी सुविधाओं से पहुँच नहीं है उन लोगों की। ठीक है, तो उन लोगों को थोड़ा सा विशेष कुछ बर्ताव उनके साथ करना न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए इन सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात कहा गया है, कुछ गड़बड़ नहीं कहा गया है। न्यायपूर्ण बंटवारा, समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और उसकी नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हों, लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं है और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं में न्यायोचित वितरण से भी है। ठीक है, चाहे यह राष्ट्रों के बीच में वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच का। यदि समाज में गंभीर सामाजिक या आर्थिक असमानताएं हों, तो यह जरूरी होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का पुनर्वितरण हो, जिसमें नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके। ठीक है, इसलिए किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी है कि वह न केवल लोगों के साथ समाज के कानून और नीतियों के संदर्भ में के समान बर्ताव किया जाए, बल्कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये लाइन ना, बल्कि जीवन के प्रयास करें स्वयं अभिव्यक्त कर सकें। ठीक है, अपने उद्देश्य को प्रयास कर सकें और स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें। ठीक है,
ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि बल्कि जीवन का स्थितियों और अवसरों के मामले में भी कुछ बुनियादी समानता का उपभोग करें। ठीक है, बुनियादी समानता का उपभोग कर सकें, और यह व्यक्ति के लिए जरूरी माना गया है कि वह, ठीक है, यह व्यक्ति के लिए जरूरी माना गया है कि वह जरूरी माना गया है कि वह अपने उद्देश्यों के लिए प्रयास करे। ठीक है, उद्देश्यों के लिए प्रयास कर सके और स्वयं को अभिव्यक्त कर सके, मतलब वो दबा कुचली स्थिति में ना हो, उसे जो कहना वो अपनी बात कर सके। उदाहरण के लिए हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान में छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि निचली जाति को निचली जाति को कही जाने वाले जातियों को मंदिरों में प्रवेश, ये देखिए ये लाइन जो आ रही है ना, छुआछूत की प्रथा का अंत जो आता है अपने संविधान में, वो यहाँ से देखिए ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि मंदिरों में प्रवेश, नौकरियों में और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों से न रोका जाए, और विभिन्न राज्य की सरकारों जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के न्यायपूर्ण वितरण और भूमि सुधार लागू करने के जैसे कदम भी उठाए हैं। तो ठीक है बाबू, ये बहुत अच्छी बात कह रही है कि छुआछूत की प्रथा का अंत जो है ना, वो मंदिरों में प्रवेश, जैसे कुछ लोगों को मंदिरों में, जो दलित वर्ग था उनको मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, तो उसने सरकार ने दिलाया। नौकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को न रोका जाए कि मतलब कुएं का पानी नहीं पी सकते हो, तालाब का पानी नहीं छू सकते हो या पी सकते हो। इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए बहुत सारी जो भी समाज की रूढ़वादी विचारधाराएं थी, उसके लिए क्या सरकार उस पर काम कर रही है। ठीक है, संविधान ने उस पर छुआछूत की प्रथा का अंत का जो है मतलब वो किया है, तो सरकार उस पर काम कर रही है। विभिन्न राज्य सरकारों ने जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन और न्यायिक वितरण के लिए भूमि सुधार मतलब लागू किए जाने जैसा कदम उठाया। बाबू, भूमि सुधार का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे भारत की जनसंख्या थी जो भूमिहीन थी, तो उसके लिए क्या था कि जो मतलब जब ज़मीन का एक तरीके से भूमि सुधार कानून आया, तो उसमें जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी तो उन ज़मीनों को लेकर के छोटे छोटे किसानों को बांट दिया गया। ठीक है, तो यही कहना है कि भूमि सुधार लागू जैसे कदम भी उठाए सरकार ने। समाज में न्याय की स्थापना जैसे जुड़े कुछ सवाल सामने खड़े हैं। क्या संसाधनों का वितरण और शिक्षा तथा नौकरियों पर समान पहुँच सुनिश्चित की जाए? यदि हाँ तो कैसे? मामले में मत भिन्नता समाज में उग्र भावावेश पैदा करता है, कभी कभी हिंसा भी भड़का देती है। लोग मानते हैं कि उनके और उनके परिवार का भविष्य दांव पर लग जाएगा। हमें क्रोध और हिंसा के ऐसे भी मामले याद हैं जो हमारे देश में शैक्षणिक संस्थानों में या सरकारी नौकरियों में सीट आरक्षण के प्रस्ताव में से फूटते हैं। बहरहाल राजनीतिक सिद्धांत में विद्यार्थी होने के नाते न्याय के सिद्धांत की अपनी समझ के आलोक में हमें ठंडे दिमाग से इन मुद्दों का जांच परख करने में समर्थ होना चाहिए। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है जो भी दंगे फसाद वगैरह होते हैं तो उसके लिए हकीकत में सही न्याय क्या है, उसके लिए बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ के मतलब उसका न्याय करना चाहिए, उसको न्याय करने में हम लोगों को समर्थ होना चाहिए, जल्दबाजी में कुछ नहीं। ठीक है, क्या वंचितों की सहायता की योजनाएं का न्याय सिद्धांत की कसौटी पर खरी मानी जा सकती हैं? अगले खंड में हम सुप्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स द्वारा प्रस्तुत न्यायोचित वितरण के सिद्धांत का चर्चा करेंगे। रॉल्स ने तर्क दिया है कि समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त सदस्यों को सहायता देने की जरूरत स्वीकार करने के लिए बेशक युक्ति संगत औचित्य हो सकता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब वही है बाबू। रॉल्स ने तर्क दिया कि समाज में एक न्यूनतम सुविधा प्राप्त सदस्यों को, मतलब जिसके पास कम से कम सहायता मतलब सुविधा है, जो व्यक्ति बहुत ही गरीब है, बहुत ही लाचार स्थिति में है, उसको सहायता देने की जरूरत को स्वीकार करने के लिए बेशक युक्ति संगत औचित्य हो सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग रॉल्स का न्यायिक सिद्धांत। ठीक है, जो रॉल्स साहब ने न्यायिक सिद्धांत दिया वो क्या दिया है। ठीक है, यदि लोगों को कहा जाए कि आप रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, तो संभवतः वे ऐसा समाज चुनेंगे जिनके नियम और संगठन उनके विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया करा सकें, जहां हम सब लोगों को
हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपने निजी हितों को दरकिनार कर समाज की भलाई के बारे में सोचें, खासकर तब जब उन्हें यह यकीन हो कि उनका फैसला भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाली ज़िंदगी और मौक़ों को प्रभावित करने जा रही है। वस्तुतः हम माता पिता से आशा करते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है इसके बारे में सोचें और सहयोग दें, लेकिन ऐसे परिदृश्य से किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत की बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते। तो हम ऐसे निर्णय कर कैसे पहुंचेंगे जो निष्पक्ष और न्याय संगत भी है। ठीक है, जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। वह तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हम यह निर्णय लेते हैं कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि उस समाज में हमारी क्या जगह होगी। अर्थात हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति के, या धनी या गरीब, या सुविधा संपन्न होंगे या सुविधा विहीन होंगे। रॉल्स तर्क देते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम है, यह मायने हैं, इस मायने में हम कौन होंगे और हमारे समाज में भविष्य में हम समाज में हमारे कौन से विकल्प खुले होंगे, तब मनुष्य को उस समाज के नियमों और संगठनों के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, देखिए रॉल्स साहब ने क्या कहा है। रॉल्स ने एक सिद्धांत दिया और रॉल्स साहब ने कहा कि जो आप दूसरे को, सामने वाले पे उंगली उठा रहे हो ना कि इसको ये नहीं दिन मिलना चाहिए, ये आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, या सुविधाएं नहीं मिलने चाहिए, या जो भी जैसे लाल राशन कार्ड वाले को ज़्यादा सुविधा मिलती है। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ में जो मतलब आप उंगली उठाते हो ना कि इनको ये मिल रहा है, इस जाति वाले लोगों को इतना फ़ायदा मिल रहा है, इस जाति वालों को इतना फ़ायदा मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है। तो ये जो उंगली उठा रहे हो ना, तो रॉल्स साहब क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आप कुछ मत करो, आप ये सोचो कि आप जिस जगह पे अगला खड़ा है ना उसी जगह पे आप हो। ठीक है, तो आपको जो महसूस होगा, जो आप जैसा महसूस करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ग का है तो वो कह रहा है कि एसटी वर्ग वाले को क्यों आरक्षण दिया गया, तो वो रॉल्स साहब के कहने का मतलब ये है कि आप ब्राह्मण, अभी मान लो कि आप ब्राह्मण नहीं हो और आप एक हरिजन के घर पैदा हुए हो। ठीक है, एक एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी के घर में आप पैदा हुए हो, तो वो जिन जिन परिस्थितियों को फेस कर रहा है ना, जो जो परिस्थितियां उसके सामने, चुनौतियां जो हर रोज पैदा हो रही है, खाने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए, काम करने के लिए, शैक्षणिक योग्यताओं के लिए, तो वो उन जगहों पे आप अपने आप को रखो। उसके बाद में जब आपको न्याय करने के लिए कहा जाएगा तो आप बहुत ही न्याय संगत काम, मतलब एक तरीके से आप अच्छा से समर्थन करेंगे और आपका जो निर्णय होगा वो बहुत ही जन कल्याणकारी होगा। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉल्स ने अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। ठीक है, रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्णतः ज्ञान को हासिल हालात में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं, आप खुद हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और किसके लिए क्या लाभप्रद होगा, इसलिए सबसे बुरी स्थिति में मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट होगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हो जहां ऐसा कोई अवसर न मिले, तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ के काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए उचित होगा कि वह संगठन में ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमजोर तबके के यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास को दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो। बेशक अपनी पहचान को विस्मृत करना और अज्ञानता के आवरण को खड़ा होने की कल्पना करना किसी के लिए सहज नहीं है, लेकिन तब अधिकांश लोगों के लिए यह भी उतना ही कठिन है कि वे आत्मत्यागी बने, अजनबी लोगों के साथ अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें। कारण यह है कि हम आदतन आत्मत्याग को वीरता से जोड़ते हैं। मानवीय दुर्बलताओं और सीमाओं के मद्देनजर हमारे लिए ऐसे ढांचे के बारे में सोचना बेहतर होगा जैसे असाधारण कार्रवाई की जरूरत न रहे। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है कि उसमें लोगों के सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बढ़ती है। उनमें से अपने लिए सोचने और अपने हित में जो अच्छा हो उसे चुनने की अपेक्षा रहती है। हालांकि प्रासंगिक बात यह है कि जब वे अज्ञानता के आवरण में रह कर चुनते हैं तो वे पाएंगे कि सबसे बुरी स्थिति में उनको सोचने का हितकर होगा। ठीक है,
तो बाबू यहाँ देखिए, ये सारी बातें जो चल रही है ना, ये बड़ी अच्छी और बड़ी गूढ़नीय बात लिखी हुई है, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है ना कि जो भी व्यक्ति समाज के निचले तबके पर संघर्ष कर रहा है रहने खाने जीने के लिए या पढ़ने के लिए, आप सीधे से समझो ना, एक मतलब एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाते हैं। इन सारी बातों का निचोड़ अभी आपकी समझ में आ जाएगा कि एक तरफ 10 साल की बच्ची है जो किसी अच्छे घर में पैदा हुई है, तो उसके लिए 10 नौकर लगे हुए हैं उसकी सेवा करने के लिए, उसके मतलब सेवा क्या, उसकी हर काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। और एक गरीब घर, ये मतलब ये अमीर घर की एक बच्ची है और एक गरीब घर की कोई बच्ची है, 9 साल की है। तो उसके माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ करके, अगर दो लोग मेट है ना, सपोज 2 घर की माएँ हैं, एक माँ है जो उच्च वर्ग में है, एक माँ है जो निम्न वर्ग में है। तो निम्न वर्ग की माँ अपने 9 साल के बच्चे को छोड़ करके घर पे आती है दूसरे के बच्चे को लालन पालन करने के लिए। अपना बच्चा खुद कुपोषित हो रहा है, लेकिन उसको चूंकि पैसे की ज़रूरत है, तो वो अपने बच्चे को छोड़ करके आती है वहाँ पे। बड़ी बहन है घर की 9 साल की, वो छोटे भाई को सारा कुछ उसके ऊपर छोड़ के जाती है माँ। तो इस तरीके से इनके कहने का मतलब ये है कि एक तरफ सुविधा संपन्न व्यक्ति है और एक तरफ जिसको सुविधाएं नहीं है। तो जब इस तरीके से आप अपने आप को रख के देखेंगे ना, तो आपको न्यायोचित आपको खुद आपका अंतर्मन बताएगा कि सही क्या है, ठीक है। मैंने सुना है कि न्याय में देर होना अंधेर होना है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है। इनके कहने का मतलब दो बच्चे और आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, तो उसमें एक बच्चा कह रहा है, मैंने सुना है कि न्याय में अगर देर होना होता है तो अंधेर होना है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि विवाद के निर्णय बहुत देर से होता हो, तो हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति का कानून कार्रवाई से लाभ नहीं मिले। ऐसा मुकदमा जीतने का कोई फ़ायदा है जिसका फैसला मरने के बाद है। इनके कहने का मतलब ये है ना कि अगर सपोज दो लोगों का वाद विवाद चल रहा है, तो अगर न्यायिक प्रक्रिया इतनी देर हो जाए कि जब तक फैसला आ रहा है जिस व्यक्ति के लिए न्याय करना है आपको, सपोज 2 लोग हैं, एक व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो व्यक्तियों में एक व्यक्ति का किसी ने मर्डर कर दिया, तो जिसके मर्डर हुआ उसके परिजन को मतलब मुकदमा चला, लेकिन उसके परिजन को तब बताया जाता है जब उसका परिजन ही खत्म हो जाए, ठीक है। या फिर न्यायिक प्रक्रिया इतनी देर कर दी जाए कि जिसको सजा देनी थी वो व्यक्ति खुद खत्म हो गया। इसी को कहते हैं देर नहीं, देर में मतलब न्यायिक प्रक्रिया में देर होना मतलब अंधेर होना है, ठीक है। आते हैं अज्ञानता का कल्पित आवरण ओढ़ना उचित दुकानों और नीतियों की प्रणाली में तक पहुंचने का पहला कदम है। इससे यह प्रकट होगा कि विवेकशील मनुष्य न केवल सबसे बुरे संदर्भ में मद्देनजर चीज़ों को देखता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि उसके द्वारा नीतियाँ समग्र समाज के लिए, ठीक है, उसके निमित्त जो नीतियाँ हैं वो समग्र समाज के लिए लाभप्रद हों। दोनों चीज़ों के साथ साथ चलना, और चूंकि कोई नहीं जानता कि आगामी समाज में कौन सी जगह लेंगे, इसलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेगा जो अगर बुरी स्थिति में जाने वाले के बीच में पैदा हो तब उसकी रक्षा कर सके। लेकिन उचित तो यही होगा कि उसे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करे कि उसके द्वारा चुनी गई नीतियां बेहतर स्थिति वाले को कमज़ोर बना देंगी, और क्योंकि यह संभावना भी एक हो सकती है कि खुद भविष्य के उस समाज में सुविधा संपन्न स्थितियों में पैदा हो। इसलिए सभी के लिए हित में होगा कि निर्धारित नियमों और नीतियों को संपूर्ण समाज को फायदा होना चाहिए, क्योंकि एक खास हिस्सा का नहीं। यह निष्पक्षता विवेक सम्मत कार्रवाई का परिणाम है, न कि परोपकार का उदाहरण है, परोपकार या उदारता का, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है बाबू ना कि अगर 2 घरों में लोग पैदा हुए हैं, एक गरीब तबके में एक अमीर तबके में, तो कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है अगली बार उसी व्यक्ति का गरीब तबके में जन्म हो, तो किसी का भी जन्म कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सामाजिक न्याय का अनुसरण, ठीक है। यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और इसके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वाले तथा बहिष्कृतों को और वंचितों के बीच गहरा और अस्थायी विभाजन मौजूद है, तो हम कहेंगे कि सामाजिक न्याय का अभाव है। जब हम यहाँ ऐसे समाज के विभिन्न व्यक्तियों के जीवन यापन के विभिन्न
स्तरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। समाज के लिए लोगों के रहन सहन और तौर तरीकों में पूर्ण समानता और एकरूपता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समाज के की मांग अन्यायपूर्ण ही माना जाएगा जहां धनी और गरीब के बीच खाई इतनी गहरी हो कि वे बिल्कुल भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लोगों वाले लगें, और जहां अपेक्षाकृत वंचित को अधिक स्थिति सुधारने का कोई मौका ना मिले, चाहे वो कितना ही कठिन परिश्रम क्यों ना कर ले। ठीक है, दूसरे शब्दों में न्यायपूर्ण समाज को तो लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करानी चाहिए ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने के लिए सक्षम हो सकें, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास करें तथा इसके साथ समान अवसरों के जरिए अपना चुने हुए लक्ष्यों की ओर बढ़ें। ठीक है, देखिए बाबू, इनके कहने का मतलब ये है ना कि अमीरी और गरीबी की खाई इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए कि अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति की जो बुनियादी दर्द है ना उसको समझ ही ना पाए। ठीक है, जैसे एक जगह अमीरी का इतना ज़बरदस्त मतलब प्रभाव दिखे कि वहाँ पे सब कुछ एसी है, कूलर है, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं एकदम एकदम बिल्कुल ओके है, रेडी है, और एक तरफ ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर में बिजली भी ना हो। ठीक है, इनके कहने का मतलब यह है कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई इतनी गहरी ना हो कि बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में लगे। एक व्यक्ति जब मतलब अमीर अमीर व्यक्ति जो है वो इस ऐसी दुनिया में रहे जहाँ एसी वो 24 आवर यूज कर रहा है, और जब वो गरीब को देखे कि उसके घर पे लाइट का कनेक्शन ही नहीं है तो उसके लगे यार मैं किस दुनिया में जी रहा था कि मतलब इतनी सुविधाएं और ये व्यक्ति कहाँ है कि इसको कुछ जरा सा लाइट भी नहीं है। यही कह रहा है कि इतना भी खाई दूरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वो पंखे वाली लाइट पे तो रहे अगर एसी ना रहे तो। ठीक है, उनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, हम लोग आते हैं अगले चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 10 पे। लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी स्थितियों का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। विभिन्न सरकारों और विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए विभिन्न तरीके ईजाद किए हैं, लेकिन सामान्यतः इस पर सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी का बुनियादी स्थितियों के महत्वपूर्ण हिस्से होंगे। लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। हालांकि सभी नागरिकों के लिए बुनियादी शर्तों की पूर्ति, खासकर भारत जैसे देश में जहां गरीबों की बड़ी तादाद है, सरकार पर भारी बोझ बन सकती है। इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, रोटी, कपड़ा और मकान यानी कि खाने के लिए लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा। ठीक है, ठीक है, शुद्ध कम से कम खाना अच्छा हो, पोषक तत्व जिसमें हो, रोटी कपड़ा यानी कि पहनने के लिए, आवास यानी कि मकान, शुद्ध पेयजल, शिक्षा, न्यूनतम मजबूरी, ये सब सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये, जैसे आपने देखा रोटी के अंतर्गत क्या फ्री में राशन वितरण कर रही है सरकार। ठीक है, कपड़ा मतलब पहनने के लिए। ठीक है, मकान मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास का वितरण किया जा रहा है। ठीक है, तो रोटी, कपड़ा और मकान जो बेसिक जिम्मेदारियां होती है, शुद्ध पानी और मतलब मजदूरी का सही मूल्यांकन करके उनके मतलब मजदूरी का मूल्य देना, ये सब सरकार का काम होता है। ठीक है, और उसी कह रहे हैं कि ये सरकार पे जब गरीब, जहाँ के लोग ज़्यादा गरीब होते हैं वहाँ पे सरकार का पर भारी बोझ बन सकती है। ठीक है, हालांकि मतलब एक तरीके से हाँ ठीक है, गरीबों की बड़ी तादाद है तो ठीक है वो सरकार पर बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ गरीबी ज़्यादा होगी वहाँ पे बीमारियाँ भी ज़्यादा होंगी, तो बीमारियों पे भी अतिरिक्त पैसा खर्च करेगी सरकार। ठीक है, इसलिए वो लाइन लिखी हुई है कि सरकार पर भारी बोझ बन सकती है गरीबों की बड़ी तादाद। ठीक है, अगर हम सब इस बात पर सहमत भी हो जाएं कि राज्य को समाज के सबसे वंचित सदस्यों की मदद करनी चाहिए जिससे वे बाकियों के साथ एक हद तक समानता का आनंद ले सकें, तब भी इस बात का असहमति हो सकती है कि अब इस लक्ष्य को पाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। आजकल हमारे समाज में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यह बहस चल रही है कि मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना समाज में सुविधा संपन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचाए और सुविधा विहीन को मदद करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि गरीबों का न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। हमारे देश में इस
भिन्न भिन्न प्रस्तावों का विभिन्न राजनीतिक समूह समर्थन कर रहे हैं, जो ग्रामीण और शहरी गरीबों जैसे संघीय सीमांत समूहों की आबादी की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं की तुलनात्मक गुण दोष पर बहस करते हुए इस खंड में हम संक्षेप में इस विवाद पर परख करेंगे। ठीक है, तो इनको कहने का मतलब ये है ना बाबू कि ये जो ओपन मार्केट है ना, एक मुक्त बाजार की व्यवस्था की जाए जिसमें सभी लोग अपने सामान को बेच सकें, अपने सामान को खरीद सकें। ठीक है, मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों की संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों को शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्विता करने की छूट होनी चाहिए। मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल से मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना, मुक्त बाजार के समर्थक क्या मानते हैं कि अगर उसमें राज्य हस्तक्षेप ना करे तो जो बाजारी कारोबार का कुल योग होगा ना, वो समाज में बहुत ही ज़्यादा लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। लेकिन चूंकि राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है जिससे उसमें उसका संतुलन बिगड़ जाता है। इससे योग्यता और प्रतिभा के लैस लोगों को अधिकतम प्रतिफल मिलेगा जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा। ठीक है, उनकी मान्यता है कि बाजारी वितरण का भी जो परिणाम होगा वह न्यायसंगत होगा। हालांकि मुक्त बाजार में सभी समर्थक आज पूर्णतः अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। कई लोग अब तक कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे। मसलन सभी लोगों के लिए बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे ताकि समान शर्तों का प्रतिस्पर्धन करने में समर्थन हो सके। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि कहीं कहीं जो है सरकार का हस्तक्षेप जो है ना वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सरकार यहाँ का बुनियादी जो मानक है वो सुनिश्चित करने हेतु जब हस्तक्षेप करती है तो वो उसका एमएसपी जो है, कुछ भी चीज़ों का एमएसपी जो होता है ना वो निर्धारित करती है। ठीक है, कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा ऐसी सेवाओं के विकास के लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। एक दूसरे में ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए निजी एजेंसियों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, जबकि ये देखिए ये लाइन जो है ना, राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करें। ठीक है, राज्य की नीतियां क्या है कि उन लोगों को सशक्त खरीदने और बेचने के लिए सशक्त बनाने की क्या कोशिश करे। ठीक है, कोशिश करे। राज्य के लिए यह भी जरूरी हो सकता है कि वह वृद्धों और रोगियों के लिए विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन इनके आगे राज्य भी भूमिका नियम कानून का ढांचा बरकरार रखने तक सीमित रहनी चाहिए। जिस व्यक्तियों के बीच जबरदस्ती और अन्य बाधाओं से मुक्त प्रतिद्वंदिता सुनिश्चित हो, उनका मानना है कि मुक्त बाजार उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है। इनके कहने का मतलब क्या है कि जो ओपन मार्केट होता है ना, मुक्त बाजार उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है। कहा जाता है कि बाजार किसी व्यक्ति की जाति या धर्म की परवाह नहीं करता। वह यह भी देखता है कि आप मर्द हैं या औरत। वह यह भी नहीं देखता कि आप मर्द हैं या औरत। वह इन सब से निरपेक्ष रहता है और उसका सरोकार अपनी प्रतिभा और कौशल से है। अगर आपके पास योग्यता है तो बाकी सब बातें बेईमानी है। ठीक है, बाजारी वितरण के पक्ष में एक तर्क यह दिया जाता है कि यह हमें सबसे ज़्यादा विकल्प प्रदान करता है। हमें शक नहीं है कि बाजारी प्रणाली उपभोक्ता के तौर पर हमें सबसे ज़्यादा विकल्प देती है। हम जैसा चाहें वैसा चावल पसंद कर सकते हैं, पसंदीदा स्कूल जा सकते हैं, बशर्ते अपनी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास साधन हो। लेकिन बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं के मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं और सेवाएं लोगों को खरीदने लायक कीमत पर उपलब्ध हों। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जो ओपन मार्केट होता है उसमें सभी चीज़ें का एक सही निर्धारण हो। अगर कोई चावल है वो 20 रुपये के जी के लायक है तो वो 20 रुपये में बिके, 25 रुपये के जी लायक है 25 रुपये में बिके, 50 रुपये के जी लायक है 50 रुपये बिके। ये नहीं है कि 20 रुपये के जी का चावल है तो उसको 50 रुपये के जी में बेचा जाए। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, बाकी अगर वो 20 रुपये का सामान है तो 20 रुपये में खरीदने लायक हो। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं सेवाओं को खरीदने लायक कीमत पर उपलब्ध हो, एक उचित उनका रेट है ना। कहते हैं ना बाबू 2 रुपये का सामान है 20 रुपये मांग रहे हो यार इसका। कहते हैं ना लोग भाई 2 रुपये का ही तो सामान है, तुम्हारा काहे 20 रुपये मांग रहे हो। तो वही कह रहे हैं कि उचित कीमत उसकी उपलब्ध हो। यदि निजी एजेंसियों
एजेंसियां इसे अपने लिए लाभदायक नहीं पाती हैं तो वे उस खास बाजार में प्रवेश नहीं करेंगी, सस्ती और घटिया सेवाएं मुहैया कराएंगी। यही वजह है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में बहुत कम निजी विद्यालय हैं और कुछ खुले भी हैं तो निम्न स्तरीय हैं। स्वास्थ्य सेवाएं और आवास से मिले मामले में भी सच यही है कि इन परिस्थितियों में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ठीक है, लास्ट पेज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुक्त बाजार और निजी उद्यम के पक्ष में अक्सर सुनने में आने वाला दूसरा तर्क यह है कि जो सेवाएं मुहैया कराते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्रायः बेहतर होती है, लेकिन इन सेवाओं की कीमत उन्हें गरीब लोगों की पहुंच के बाहर कर दे सकती है। निजी व्यवसाय वही जाना चाहता है निजी व्यवसायी वहीं जाना चाहता है जहां वे सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सके, इसलिए मुक्त बाजार ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है। इसका परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर और सुविधा विहीन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने के बजाय अवसरों से वंचित करना हो सकता है। इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, अगर किसी का मान लो 2 किसान है, वो अपना एक मार्केट में जा करके ओपन मार्केट में अपना चावल बेचने के लिए शुरू किए, तो जो बहुत अच्छा चावल होगा वही तो बिकेगा, जो थोड़ा सा अगर भी गड़बड़ चावल होगा तो वो नहीं बिकेगा। वो तो उसके कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे सुविधा विहीन लोगों के लिए, अब जिसके पास अच्छा पानी की सुविधा नहीं थी, जिसके पास हाइब्रिड वैरायटी नहीं थी या अपेक्षाकृत कमज़ोर था वो, तो इसका परिणाम क्या होगा कि अपेक्षाकृत कमज़ोर और सुविधा विहीन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने के बजाय अवसरों से वंचित करना हो सकता है। कि मतलब जिस व्यक्ति को अपना चावल, उसका चावल वहाँ बिकेगा ही नहीं क्योंकि वहाँ उसका अच्छा चावल नहीं था। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अवसरों से वंचित करना हो सकता है। कौन उसका चावल खरीदेगा भाई? सबको अच्छा सा पॉलिशिंग वाला बड़ा सा चावल चाहिए, सुंदर सुंदर चावल चाहिए, तो वो किसान का वो नॉर्मल चावल कौन खरीदेगा? ठीक है, तो वो कह रहा है कि सुविधा से वंचित हो सकता है। ठीक है, तर्क तो बहस के दोनों पक्षों के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन मुक्त बाजार आमतौर पर पहले से ही सुविधा संपन्न लोगों के लिए हक में काम करने का रुझान दिखलाते हैं। ठीक है, इसी वजह से अनेक लोग तर्क करते हैं कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। ठीक है, लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमतियां अपरिहार्य यानी कि जरूरी हैं और फायदेमंद की भी, क्योंकि हमें विभिन्न दृष्टिकोण की जांच परख करने और विवेक सम्मत ढंग से अपने विचारों का बचाव करने के बाध्य करती हैं। ठीक है, ये ओपन मार्केट की बात हो रही है। ठीक है, वाद विवाद के जरिए इन असहमतियों के बीच राह निकालने का ही दूसरा नाम राजनीति है। ठीक है, कितनी अच्छी परिभाषा दी हुई है। देखिए यहाँ पे राजनीति की परिभाषा क्या दी हुई है? वाद विवाद के जरिए इन असहमतियों के बीच की राह निकालने का ही दूसरा नाम राजनीति है। ठीक है, जहाँ दो वाद विवाद हो और उन मतलब सहमति और असहमति हो, उन असहमतियों के बीच का जो रास्ता निकाला जाए उसी को क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी डिफिनीशन दिया हुआ है कि वाद विवाद के जरिए इन असहमतियों के बीच का रास्ता निकालने का दूसरा नाम ही राजनीति है। बहुत अच्छी परिभाषा है। अगर छोटे शब्दों में एक लाइन में लिखना हो, हमारे अपने देश में अनेक किस्म की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं और उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमें इसमें शामिल मुद्दों पर बहस करने के तथा न्याय के अनुसरण के सर्वोत्तम मामले में एक सहमति पर पहुंचने से मदद मिलती है। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमें इसमें शामिल मुद्दों पर बहस करने तथा न्याय के अनुसरण के सर्वोत्तम रास्ते के बारे में एक सहमति पर पहुंचने के लिए मदद मिलती है। मतलब जब न्याय के बारे में आप जान लेंगे तो कैसे कैसे किसी पे बहस होकर के क्या उसका न्याय मिला था, किस केस में कैसे न्याय मिला था, जब उसको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आप क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे उसका। फिर देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या लिखा है, JS मिल ने क्या लिखा है, न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसके कारण जिसे करना न सिर्फ सही है और न सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमें दावा जता सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज था सामाजिक न्याय। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा इसका मतलब लिखने में आपको NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि NCERT ही वो बुक है जो आपको बताएगी